नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं समजात और समवृत्ति अंगों के बारे में। हम देखेंगे कि समजात और समवृत्ति अंग क्या होते हैं, कैसे ये विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, कैसे इनको जैव विकास के प्रमाण के रूप में काम में लिया जाता है। हम पिछले वीडियो के अंतर्गत भी जैव विकास के प्रमाण ही देख रहे थे, जिसमें से हमने पुराजीवी प्रमाण अर्थात जीवाश्मों से प्रमाण और उसके बाद में दूसरे प्रमाण जो हमने देखे थे वो देखे थे तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण। आज हम समजात और समवृत्ति अंगों से किस प्रकार के से जैव विकास के प्रमाण दिए जा सकते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो बात करते हैं समजात एवं समवृत्ति अंगों के बारे में। तो देखो, हमने बोला था कि समजात अंग व समवृत्ति अंग, समजात एवं समवृत्ति अंग। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? देखो, दो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, दो अलग अलग प्रकार के क्या हैं? जीव। और वो जीव हैं तो उनमें क्या है? अंग उपस्थित हैं। अब जब दो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, यदि उनके अंगों की संरचना का हम अध्ययन करें, उनकी संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखें कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनकी संरचना होती है वो एक जैसी ही होती है, जिनका विकास हुआ है वो एक जैसा ही हुआ है, हालांकि वो अलग अलग जीवों में काम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि मनुष्य है उसके हाथ, इसके अलावा यदि हम देखें चमगादड़ है उसके पंख, चीता है उसके क्या? उसके आगे वाले टांग, व्हेल मछली है उसके पंख। अब ये सारे के सारे अलग अलग जीव हैं और अलग अलग जीवों के अलग अलग अंग हैं, लेकिन यदि इनकी संरचना अंदर से देखी जाए, यदि हम इनकी संरचना देखें तो संरचना देखेंगे तो इनका विकास एक ही तरीके से हुआ है। सबसे पहले इन सभी जीवों के मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं। आप यहां पर देखें, ये सारे के सारे जीव हैं, इनके ये अंग दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले हम बात करें तो ये मनुष्य है और ये मनुष्य का क्या है? हाथ। ये चीता है और चीता की अगली टांग है, या फिर ये व्हेल मछली का क्या है? पंख, फ्लीफर। और ये है चमगादड़, इसका क्या है? पंख। आप खुद देखो कि यदि इनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाए, मनुष्य के हाथ का अध्ययन किया जाए, तो इसके अंदर ये एक हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। इसमें भी ह्यूमरस होती है, चीता में भी। इसमें भी ये एक हड्डी है, ये ह्यूमरस ही है। कैसी है? ह्यूमरस। और इसमें भी कैसी है? ह्यूमरस है। मतलब संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो मनुष्य के हाथ में भी यही हड्डी है, चीता की अगली टांग में भी यही हड्डी है, व्हेल मछली के फ्लिपर में भी यह हड्डी उपस्थित है और इसमें भी यह हड्डी उपस्थित है। इसके बाद में ये दो अस्थियां हैं जो आपको दिख रही हैं, ये दो अस्थियां, जिनमें से एक है रेडियस और एक है अल्ना। एक है रेडियस और एक है
अल्ना। इसमें भी देखो रेडियस और अल्ना। इसमें आप देखोगे तो ये दो अस्थियां रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना, इसमें भी रेडियस और अल्ना, और इसमें भी आप देखोगे तो रेडियस और अल्ना। तो सब पहले सब में एक एक हड्डी है, फिर दो दो हड्डियां हैं, फिर उसके बाद में देखोगे तो यहां पर 8 ऐसी अस्थियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। ऐसे इसमें भी पाई जाती हैं कार्पल्स, ऐसे यहां पर इसमें भी पाई जाती हैं कार्पल्स, और इसमें भी क्या पाई जाती हैं? कार्पल्स पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में 5 अस्थियां हैं जो हथेली में हैं। कहां पर है? हथेली में। ये है मेटाकार्पल। क्या है? मेटाकार्पल। इसमें भी 5 है मेटाकार्पल, इसमें भी 5 मेटाकार्पल हैं, और इसमें भी 5 मेटाकार्पल हैं। और फिर 14 क्या है? फ्लेंजिएज। इसमें भी 14 फ्लेंजिएज हैं, इसके अंदर भी 14 फ्लेंजिएज हैं, और इसके अंदर भी ऐसी 14 फ्लेंजिएज हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम इन अंगों का अध्ययन करें, अलग अलग जीव हैं लेकिन इन अंगों का अध्ययन करें, इनको देखें, इनकी संरचना को देखें, तो हमें ऐसे लगता है कि इनकी आंतरिक संरचना समान है। उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है, लेकिन संरचनात्मक रूप से ये कैसे हैं? समान। लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। देखो, मनुष्य के हाथ हैं वो पकड़ने का काम करते हैं, चिता की जो टांग है वो दौड़ने का काम करती हैं, व्हेल के पंख हैं उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं, और चमगादड़ के पंख हैं वो क्या करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। और ये सारे के सारे जीव हैं, यदि आपको पता हो तो ये हमारे एक वर्ग से आते हैं जिसे हम कहते हैं स्तनधारी। क्या कहते हैं भाई? स्तनधारी। तो ये सारे के सारे संरचनात्मक अंग हैं, वो एक बात को दर्शा रहे हैं कि इनकी संरचनात्मक समानता है। तो क्यों ना ये कभी ना कभी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए होंगे, ये कभी ना कभी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए होंगे, तभी तो इनकी संरचना इतनी समान है। तो इनका साझा पूर्वज रहा होगा, एक ही पूर्वज रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जो समजात अंग होते हैं ये किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीवों का जो विकास हुआ है वो एक ही पूर्वज से हुआ है, और एक ही पूर्वज से जब विकास होता है तो इसी प्रक्रिया को तो हम जैव विकास कहते हैं। तो समजात अंग होते हैं ये हमारे जैव विकास को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जैव विकास को। तो समजात अंग आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग जीव हैं, उनके अंग हैं, उनके क्या है? कुछ अंग जो क्या है? संरचनात्मक रूप से, किस रूप से? संरचनात्मक रूप से, और उत्पन्न होने की दृष्टि से, उत्पन्न होने की दृष्टि से क्या हो? समान। एक दूसरे के क्या हो? समान, या समानता दर्शाते हो। बिल्कुल भी समान नहीं हो तो समानता दर्शाते हो, लेकिन उनके कार्य हैं वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो। कार्य हैं वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे अंगों को, अलग अलग जीवों में उपस्थित ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। याद आपको रखना है कि अलग अलग प्रकार के प्रजाति के जीवों में उपस्थित कुछ ऐसे अंग जो संरचनात्मक रूप से, उत्पन्न होने की दृष्टि से एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, लेकिन उनके कार्य होते हैं
वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। और जीवों में समजात अंगों के पाए जाने के इस गुण को क्या कहा जाता है? समजातता कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो अब तक हम यह समझ चुके हैं कि समजात अंग क्या होते हैं, समजातता क्या होती है। हमने एक उदाहरण यहां पर देख लिया है, जो हमारे मनुष्य, चिता, व्हेल मछली, चमगादड़ आदि में होता है। इसके बाद में और उदाहरण आपको बता देता हूं। एक उदाहरण आप समझो कि जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी, इनके हृदय और इनके मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क, ये भी एक दूसरे से समजातता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समजातता। कैसे भाई? देखो देखो, हृदय होता है, यदि हम बात करें स्तनधारी की जगह हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, कशेरुकी, कि जो कशेरुकी होते हैं, जिसमें आपकी मछलियां भी आ गई, जिसमें आपके उभयचर भी आ गए, सरीसृप भी आ गए, तो इनके जो हृदय हैं और इनके मस्तिष्क हैं वो भी क्या दर्शाते हैं? समजातता। कैसे? जैसे देखो, हृदय है, मछली का भी है, फिर उभयचर का भी है, सरीसृप का भी है, पक्षी का भी है, स्तनधारी का भी है। मछली का जो हृदय होता है यह हमारे 2 कोष्ठक वाला होता है। उभयचर का हृदय 3 कोष्ठक का, सरीसृप का 3 कोष्ठक का, पक्षी होते हैं इनका 4 कोष्ठक का, और स्तनधारी होते हैं इनके भी कितना? 4 कोष्ठक का होता है। लेकिन देखो, इनके काम अलग अलग हो सकते हैं। किसी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनिक रक्त होते हैं, वो एक साथ हो सकते हैं, किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यदि उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए, उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा कि ये एक ही उत्तक से विकसित होते हैं, एक ही उत्तक से विकसित होते हैं। तो संरचनात्मक रूप से या उत्पन्न होने की दृष्टि से ये क्या दर्शाते हैं? आपके समानता दर्शाते हैं। इस कारण ये कैसे अंग हो जाएंगे? आपके समजात अंग। इसी प्रकार से मस्तिष्क भी क्या दर्शाता है? समजातता दर्शाता है। उत्पन्न होने की दृष्टि से वो लगभग सब में उसी उत्तक से उत्पन्न होता है, लेकिन सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम सोच रहे हैं, हो सकता है वैसा कोई दूसरा जीव उतना तरीके से, सही तरीके से नहीं सोच पाए। हम कुछ अलग तरीके के सोचते। हमें यह देखना है कि किससे लड़ाई करनी है, किसके साथ कैसे रहना है, क्या पढ़ना है। तो यह तो हमारा तरीका है। ऐसा कोई सरीसृप ऐसे सांप थोड़ी सोच रहा है, या ऐसे उनके सोचने का तरीका क्या है? अलग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कशेरुकियों में हृदय और मस्तिष्क होते हैं। यह भी क्या दर्शाते हैं? समजातता दर्शाते हैं। इसके बाद में देखो, एक उदाहरण आपको पादपों में भी याद रखना है। किसमें याद रखना है? पादपों में। कैसे भाई? पादपों में 2 पादप हैं। एक पादप है जिसका नाम होता है बोगनवेलिया, एक पादप है जिसका नाम है बोगनवेलिया, और एक पादप है जिसका नाम है कुकुरबिट्टा। एक पादप है जिसका नाम है कुकुरबिट्टा। बोगनवेलिया में पाए जाते हैं कांटे और कुकुरबिट्टा में पाए जाते हैं प्रतान। यदि मैं बोगनवेलिया के बारे में बात करूं, ऐसे इसका तना है, ऐसे इसकी क्या निकली हुई है? पत्ती है,
तो यहां पर ये क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ऐसे एक लंबी संरचना के रूप में कांटा पाया जाता है। कुकुरबिट्टा होता है, इसका ऐसे एक तना है, ऐसे इसका पत्ता है, और यहां से इसी कक्षीय कलिका से एक ऐसी स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है। इसका डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो ये तो हो गया कांटा, ये हो गया है प्रतान। अब देखा जाए तो देखो कांटे का अलग काम है। कांटा है वो सुरक्षा का काम करता है। किसका काम करता है? सुरक्षा का। और प्रतान होता है, इसको सहारा प्रदान करता है, किसी सतह के साथ इसको चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। तो काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उत्पन्न होने की दृष्टि से ये समानता दर्शा रहे हैं। कैसे? ये भी कक्षीय कलिका से उत्पन्न हो रहा है। किससे उत्पन्न हो रहा है? कक्षीय कलिका से। देखो, जब कोई पत्ती होती है और तना होता है, इसके बीच की इस जगह को कहा जाता है कक्षीय कक्षा, और यहां से कोई कली निकलती है, उसे कहा जाता है कक्षीय कलिका। तो यह कक्षीय कलिका से उत्पन्न हो रहा है। और यह प्रतान भी किससे उत्पन्न हुआ है? कक्षीय कलिका से ही उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न होने की दृष्टि से यह समानता दर्शा रहे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग में आपको ये उदाहरण जरूर याद रखने हैं। सबसे मुख्य उदाहरण तो आपको पीछे वाला बताया ही है। सबसे मुख्य उदाहरण आपको ये वाले बताई है। इसके बाद में एक ये कशेरुकियों में हृदय और मस्तिष्क है। और ये उदाहरण, हालांकि उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण हम मुख्य रूप से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये उदाहरण एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए हुए हैं। और जो चीज एनसीईआरटी के अंतर्गत दी हुई है, उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो भाई, ये आपको दिख रहा है क्या? बोगनवेलिया। क्या दिख रहा है? बोगनवेलिया। और ये दिख रहा है कुकुरबिट्टा। ये क्या है? कुकुरबिट्टा। इसमें ये निकला हुआ है क्या? कांटा। कहां से निकला हुआ? देखो, ये कांटा निकला हुआ, ये कांटा निकला हुआ, और इसमें ये देखो स्प्रिंग जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं। क्या निकली हुई है? स्प्रिंग जैसी संरचनाएं। तो ये भी कक्षीय कलिका से निकलती हैं, ये स्प्रिंग जैसी संरचना जिन्हें हम प्रतान कह रहे हैं। और ये भी किससे निकलती हैं? आपकी कक्षीय कलिका से ही उत्पन्न होते हैं कांटे। इस कारण ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि समजात अंग किसे कहते हैं। अलग अलग जीवों में या अलग अलग प्रजाति के जीवों में उपस्थित ऐसे अंग जो संरचनात्मक रूप से या उत्पन्न होने की दृष्टि से समानता दर्शाते हैं और कार्य उनका अलग अलग होता है। तो ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग। इस गुण को कहते हैं हम समजातता। और समजात अंग इस बात को दर्शाते हैं कि जैव विकास हुआ है, इनका पूर्वज कभी ना कभी एक ही रहा होगा। अब आ जाते हैं किस पर? समवर्ती अंगों पर। देखो, इन्हें हम समवर्ती अंग भी कह रहे हैं, और इनके लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है जिन्हें कहा जाता है तुल्य रूपी अंग। जिन्हें हम क्या कहते हैं? तुल्य रूपी अंग कहते हैं। देखो, पहले डायग्राम देखो भाई। ये डायग्राम आपको आराम से दिख रहा होगा। ये है चमगादड़। क्या है? चमगादड़। ये है पक्षी, और ये है तितली।
तीनों आराम से आपको दिख रही हैं। इसके भी पंख हैं, इसके भी पंख हैं और इसके भी पंख हैं। तीनों के पंख हैं, एक ही काम करते हैं, उड़ने का। इसके पंख भी किसका कार्य करते हैं? उड़ने का कार्य करते हैं। और इसके पंख भी किसका कार्य करते हैं? उड़ने का ही कार्य करते हैं। मतलब तीनों के ये अंग हैं, काम एक जैसा कर रहे हैं, काम एक जैसा कर रहे हैं। लेकिन चमगादड़ के जो पंख होते हैं, पक्षी के जो पंख होते हैं और तितली के जो पंख होते हैं, ये उत्पन्न होने की दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग हैं। इनकी संरचनात्मक रूप से बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके पंख देखो अलग प्रकार से बने होते हैं। इसके तो पंखों में हड्डियां वगैरह सब कुछ पाई जाती हैं, और इसके तो स्किन होती है ऐसे एकदम लटकी हुई सी स्किन। इसके पंख होते हैं एकदम क्यूटिकल के बने हुए, एकदम पारदर्शी से होते हैं तितली के पंख। इसके ऐसे फरों से बने हुए पंख होते हैं। तो तीनों की संरचनात्मक रूप से ये पंख होते हैं, ये अलग होते हैं, लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं, काम एक जैसा ही कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अंग या अलग अलग जीवों में उपस्थित ऐसे अंग जो एक समान कार्य करते हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से या उत्पन्न होने की दृष्टि से वो अलग अलग होते हैं, तो उन अंगों को हम क्या कहते हैं? समवृत्ति। सम का मतलब हो गया समान और वृत्ति का मतलब हो गया कार्य। मतलब ऐसे अंग कार्य तो समान कर रहे हैं, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है। इन्हीं को हम समवृत्ति अंग या तुल्य रूपी अंग कहते हैं। तुल्य रूपी मतलब दिखने में हो सकते हैं वो एक जैसे हों, काम एक जैसे कर सकते हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से वो एक समान नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि समवृत्ति अंग क्या होते हैं, समवृत्ति अंग क्या होते हैं। अलग अलग जीवों में या प्रजाति के जीवों में उपस्थित अंग जिनके क्या हो? कार्य तो कैसे हो? समान। कार्य तो क्या हो? समान, लेकिन संरचना या उत्पन्न होने की दृष्टि से, संरचना या उत्पन्न होने की दृष्टि से क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग या तुल्य रूपी अंग कहते हैं। यह आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके उदाहरण में एक तो बता ही दिया आपको, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, तितली के पंख, ये तो फेमस उदाहरण है। इसके बाद में एक उदाहरण और देखो भाई। एक तो हो गए हैं व्हेल के पंख, या पंख की जगह मेरे को शब्द काम में लेना चाहिए फ्लिपर्स। व्हेल के फ्लिपर्स और पेंगुइन के पंख। देखो, पेंगुइन एक पक्षी है तो उसके पंख हैं, और व्हेल के क्या हैं? फ्लिपर्स। ये देखो, अगर पानी में तैर सकता है, इन पंखों की सहायता से पेंगुइन है वो पानी में आसानी से तैर सकता है, और इन फ्लिपर की मदद से देखो ये तैरने का काम कर रहे हैं। फ्लिपर की मदद से ये भी क्या करती हैं? व्हेल भी तैरने का क्या करती हैं? काम करती हैं। ये भी तैरने का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से दोनों बिल्कुल अलग हैं। संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए तो भी एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये उदाहरण भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये उदाहरण भी एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया हुआ है
कि पेंगुइन और व्हेल वाला। इसके अलावा यदि मैं एक उदाहरण और बताऊं, इसका एक उदाहरण पादपों के लिए दिया हुआ है कि एक आपने देखा होगा आलू और एक आपने देखा होगा शकरकंद। दोनों को देखकर क्या लगता है? आलू भी जमीन के नीचे की तरफ ही लग रहा है, मिट्टी में ही लगता है, और शकरकंद भी मिट्टी में ही लगता है। लेकिन देखो, आलू भी कहां है? मिट्टी में। मिट्टी हो गया भाई ये तो, मिट्टी में। और शकरकंद भी कहां पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। आलू है, ये तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तने का। आलू हो गई, अदरक हो गई, अरबी हो गई, ये किसके रूपांतरण होते हैं? तने का। और ये इनका तना होता है वो भूमिगत हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये तना है या जड़? देखो, तना होता है, उसमें या तो कंद या प्रकंद पाए जाते हैं। जिसमें आप आलू की आंख देखे ना, जहां से वो उगता है तो उसके कंद है, और जहां पर कंद पाए जाते हैं वो तना है। तो आलू का वास्तव में जो आलू है वो किसका रूपांतरण है? तने का। और जबकि शकरकंद देखें तो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? जड़ का। लेकिन काम दोनों ये एक ही कर रहे हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, और ये किसका कार्य कर रहे हैं? भोजन संग्रह का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? भोजन संग्रह का ही कार्य कर रहे हैं। तो एक बात हमारी समझ में आ गई है कि ऐसे अंग जो काम एक जैसे करते हों, दिखने में हो सकते हैं एक जैसे हो, लेकिन संरचनात्मक रूप से वो अगर अलग अलग हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं? समवर्ती अंग होते हैं। तो समवर्ती अंग के भी मैंने 3 उदाहरण बता दिए। पंख वाला उदाहरण बताया, इसके अलावा पेंगुइन और व्हेल वाला उदाहरण बताया, और इसके अलावा ये शकरकंद और आलू वाला उदाहरण बताया। दोनों घटनाओं के लिए 3-3 उदाहरण बताए हैं, जिनमें एक पादप का भी उदाहरण है। हालांकि उदाहरण तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आपको देखकर अनुमान लगाना है। ज्यादातर संभावना तो यही है, अगर उदाहरण आएगा भी तो इन्हीं के अंदर से आएगा। अगर फिर भी कोई बाहर से कोई उदाहरण आ जाता है तो आप अनुमान लगाना कि वो क्या एक जैसा काम कर रहे हैं। अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो आपको मान के चलना है कि वो कैसे हैं? समवर्ती अर्थात तुल्य रूपी अंग। और अगर काम अलग अलग हैं तो फिर वो कैसे हैं? वो आपके समजात अंग हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ये सारी चीजें समजात और समवर्ती अंगों के बारे में बताई। और ये दोनों ही घटनाएं आपकी किस चीज को दर्शाती हैं? जैव विकास को दर्शाती हैं। ये बताती हैं कि जैव विकास हुआ है। ध्यान से देखने की बात यह है कि समजातता और तुल्य रूपता, समजातता और तुल्य रूपता है, ये जैव विकास को दर्शा रही हैं। और इनसे 2 अलग अलग प्रकार के विकास की कल्पनाएं हैं, वो हम कर सकते हैं। 2 अलग अलग प्रकार से जैव विकास की अवधारणा को हम समझ सकते हैं। और उन विकास को हम नाम देते हैं अपसारी एवं अभिसारी विकास। उनको हम नाम देते हैं अपसारी एवं अभिसारी विकास। देखो, अपसारी और अभिसारी विकास को ये दर्शाते हैं। कैसे? आप समझो कि मान लो एक वर्ग है, एक पूर्वज है स्तनधारी। स्तनधारियों के पूर्वज एक ही रहे होंगे, लेकिन इन स्तनधारियों में से कुछ स्तनधारी होंगे
वो आपके स्थल पर चले गए होंगे, कुछ स्तनधारी वायु में रहने लग गए होंगे, कुछ स्तनधारी आपके कहां रहने लग गए होंगे, जल में रहने लग गए होंगे। और सब जगह की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अगर कोई वायु में रहता है, वहां पर उड़ता है, तो उसको जरूरत है कि वायु में उड़ने के लिए उसको पंख चाहिए, तो इसने अपने आप के अंतर्गत बदलाव किए और पंखों का विकास किया। अगर कोई पानी में रह रहा है तो उसको तैरना पड़ेगा, और इस कारण से उसने फ्लिपर्स वगैरह का विकास किया। अगर कोई स्थल पर रह रहा है तो उसको दौड़ना पड़ेगा, उसको किसी चीज को पकड़ना पड़ेगा, तो उसने उसी प्रकार से अपने अंगों का क्या किया, विकास किया। तो इनके पूर्वज एक समान थे, इनके पूर्वज क्या थे, एक समान, लेकिन अलग अलग वातावरण में जाने के कारण इन्होंने अलग अलग अनुकूलताएं हैं वो ग्रहण कर ली, जिसके कारण से इनमें अलग अलग प्रकार के अंगों का विकास हो गया। ये अलग अलग दिखने लग गए, लेकिन ये एक ही पूर्वज से विकसित हुए, एक ही जगह से विकसित हुए। जैसे उदाहरण देखो, स्तनधारी हैं, इसमें से एक स्तनधारी है जिसका नाम है चमगादड़। एक स्तनधारी है जिसका नाम क्या है, चमगादड़। कहां उपस्थित है भाई, वायु में। कहां उपस्थित है, वायु। एक स्तनधारी है जिसका नाम है व्हेल मछली। क्या है, व्हेल मछली। कहां है भाई, पानी में। एक स्तनधारी है जिसका नाम है चिता। कहां पर है, स्थल। एक स्तनधारी है जो है मनुष्य, और यह भी कहां पर है, स्थल। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये चमगादड़ है, इसके क्या है, पंख हैं, क्योंकि वायु में इसको उड़ना पड़ेगा। व्हेल मछली है, इसके हैं फ्लिपर्स। इसके हैं क्या भाई, फ्लिपर्स, क्योंकि इसको तैरना पड़ेगा। चिता के पास हैं पैर या टांग, क्योंकि इसको दौड़ना पड़ेगा। मनुष्य के पास भी टांग है, लेकिन इसके पास अग्र, इसकी जो आपके आगे वाली टांग है वो दौड़ने के लिए है, लेकिन इसमें रूपांतरण हो गया और वो हो गया है आपके हाथ, क्योंकि किसी ना किसी वस्तु को क्या करना पड़ रहा है, पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन इनके पूर्वज थे, ये सारे के सारे एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। इनके पूर्वज क्या थे, एक ही थे, मतलब पूर्वज एक ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर चले जाने के कारण से ये अलग अलग प्रकार से विकास कर लिया। और ऐसे विकास को हम कहते हैं अपसारी विकास। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का मतलब होता है फैलना। एक जगह से कोई वस्तु है वो निकल रही है और अलग अलग जगह पर चली गई और उसी के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। जैसे आप ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति है जो पहले भारत में रहता था और उसके 5 बेटे थे। उसका एक बेटा अमेरिका चला गया, एक बेटा यूरोप में चला गया, एक बेटा दक्षिण अफ्रीका चला गया, एक बेटा है वो पाकिस्तान चला गया और एक बेटा है वो दुबई चला गया। सब जगह का अलग अलग वातावरण है, सब जगह की बोली अलग अलग है, सब जगह का खाना अलग अलग है। तो उस हिसाब से जो जहां पर गया, किसी ने इंग्लिश सीख ली, किसी ने उर्दू सीख ली, किसी ने दूसरी भाषा सीख ली, तो उस हिसाब से अपना विकास कर लिया। लेकिन गए तो एक जगह से हैं, उनके पूर्वज, उनके पिताजी तो एक ही थे, उनका विकास तो एक जगह से हुआ है। वो बस फैल गए और वहां के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। तो इस प्रकार के विकास को कहा जाता है क्या, अपसारी विकास। इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, अपसारी।
और अगर आप अनुमान लगा पा रहे होंगे तो ये सारे के सारे अंग हैं, हमने किसमें पढ़े थे? समजात अंगों में। किसमें पढ़े थे? समजात अंगों में। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समजात अंग होते हैं, ये किस प्रकार के विकास को दर्शाते हैं? समजात अंग होते हैं, ये किस प्रकार के विकास को दर्शाते हैं? अपसारी विकास को दर्शाते हैं। तो ये हमारा कौन सा विकास था? अपसारी विकास। और कौन दर्शाता है? समजातता। कौन दर्शाता है? समजातता है। वो किसको दर्शाती है? अपसारी विकास को दर्शाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसके बाद में हम एक अलग समूह के बारे में बात करते हैं। हम एक अलग समूह के बारे में बात करते हैं, जैसे पक्षी हैं। कौन सा समूह है? पक्षी। और इनके पक्षी हैं, एक है चिड़िया। क्या है? चिड़िया। कहां चली गई? वायु में। कहां चली गई है? वायु में। और अभी एक उदाहरण दिया था आपको, पेंगुइन। क्या दिया था? पेंगुइन। और ये मान लो पानी में भी रहता है, तो पानी मान लेते हैं इसके लिए। कहां रहता है? पानी। चिड़िया के पास क्या है? पंख। पेंगुइन के पास भी क्या है? पंख। ये क्या काम कर रहे हैं? तैरने का। एक ही पूर्वज से विकसित हुए, तो ये भी किसको दर्शाया है? अपसारी विकास को ही तो दर्शा रहा है, क्योंकि एक ही पूर्वज से विकसित हुए। इनका पूर्वज भी क्या था? समान। तो जिस प्रकार से स्तनधारी आपके अपसारी विकास को दर्शा रहा है, इस प्रकार से पक्षी भी दर्शाता है, इस प्रकार से कोई और समूह भी दर्शाता होगा। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में एक बात और छुप रखी है। वो क्या बात छुप रखी है? कि पक्षी वर्ग के चिड़िया है वो भी वायु में गई, इधर स्तनधारी वर्ग है इसका जो चमगादड़ है वो भी वायु में गया, और दोनों ने पंखों का विकास कर लिया। दोनों ने किसका विकास कर लिया? पंखों का। और ये एक जैसे ही दिखने लग गए। क्यों भाई? दोनों की जरूरत ही एक समान थी, दोनों को वायु में रहना है तो पंखों का विकास करना पड़ेगा। और इस प्रकार से देखो विकास तो हुआ, लेकिन ये यहां पर जाकर एक जगह मिक्स हो गए, एक जगह पर जुड़ गए। इन्होंने इस प्रकार से विकास किया है कि ये एक ही जगह पर आने के कारण इनका विकास एक जैसा दिखने लग गया। और इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं? ये ध्यान से सुन लेना। पक्षी में ये दोनों तो वही अपसारी विकास को दर्शा रहे हैं, लेकिन यहां पर बात कर रहा हूं मैं कि चमगादड़ और चिड़िया या कौवा मान लो, कुछ भी मान लो, ये किसको दर्शा रहे हैं? अभिसारी विकास को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं भाई? अभिसारी विकास। अभिसारी का मतलब क्यों? अभिसारी का मतलब हो गया दो अलग अलग जगह से आए, लेकिन एक ही जगह पर रहने के कारण उसने एक जैसे गुण विकसित कर लिए। जैसे वही उदाहरण मैं फिर से दे सकता हूं कि मान लो एक कोई व्यक्ति था अमेरिका का था, वो भारत में आ गया। एक कोई व्यक्ति है इंग्लैंड का है, वो भी भारत में आ गया। एक व्यक्ति है वो साउथ अफ्रीका का है, वो भी भारत में आ गया। तीनों अलग अलग जगह से आए, लेकिन भारत में आकर उनको समझने में प्रॉब्लम आती, सबने हिंदी सीख ली क्योंकि भारत में हिंदी ज्यादा बोली जाती है। तो हिंदी के कारण देखो उन्होंने विकास किया, भाषा का विकास किया, लेकिन वो एक जैसी हो गई। अलग अलग जगह से आए लेकिन एक जैसा विकास हुआ। इस प्रकार के विकास को बोलते हैं हम अभिसारी विकास, मतलब अलग अलग जगह से आकर एक जैसा विकास कर लेना। यहां पर भी देखो चिड़िया ने और चमगादड़ ने अलग अलग समूह से आए हैं। चिड़िया है वो पक्षी वर्ग में आती हैं, चमगादड़ है वो स्तनधारी में आता है,
लेकिन इन्होंने पंखों का विकास कर लिया क्योंकि दोनों की जरूरतें समान थी। तो ये किस प्रकार का विकास है? अभिसारी विकास। और यदि मैं आपको बात बताऊं, ये दोनों हैं, पक्षी और चमगादड़, इन दोनों के पंख हैं, ये दोनों के पंख हैं। अभी हमने उदाहरण में पढ़ा था कि ये पंख हैं, किस प्रकार की घटना को दर्शाते हैं? तुल्य रूपता या समवर्ती अंगों की घटना को दर्शाते हैं। तो अपसारी विकास किसको दर्शाता है? समजातता को। यहां पर भी देखो, यहां से अपसारी विकास हुआ है तो यह किसको दर्शा रहा है? समजातता को। लेकिन अभिसारी विकास है, यह जो अभिसारी विकास, यह किसको दर्शाता है? तुल्य रूपता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तुल्य रूपता। तो आपको याद रखना है कि समजातता और तुल्य रूपता के कारण से अभिसारी और अपसारी विकास होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अपसारी और अभिसारी विकास है ये आसानी से समझ में आए, कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। जो हमारा अनुकूली विकिरण वाला टॉपिक होगा, जहां पर हम अनुकूली विकिरण को पढ़ेंगे, वहां पर फिर से हम इन्हीं घटनाओं को देखेंगे, अपसारी विकास को और अभिसारी विकास को। तो वहां पर आपके और समझ में आ जाएगा। बाकी एकदम सिंपल भाषा के अंतर्गत हमने इसको समझाने की कोशिश की है। तो यह हमारी समजातता और तुल्य रूपता वाला टॉपिक था, जो हमारे जैव विकास की घटना को दर्शाता है। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, वो और देख लेते हैं। वो है हमारी जैव रासायनिक समानता। से प्रमाण। देखो, हम जैव विकास के प्रमाण पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ लिए। पुराजीवी अर्थात जीवाश्मों से प्रमाण, फिर भौतिकी से प्रमाण, समजात एवं समवर्ती अंगों से प्रमाण, और चौथा जो हमारा है वो है जैव रासायनिकी प्रमाण। देखो, एक बात आपसे बोली जाए कि सभी जीव होते हैं उनमें रासायनिक रूप से समानता पाई जाती है। जैसे उनमें एंजाइम होते हैं, लगभग सभी जीवों में जो एंजाइम होते हैं वो एक ही समान कार्य करते हैं, एक समान कार्य करते हैं। सभी की जो कोशिका होती है, सभी जीवों की जो कोशिका होती है, उसकी कोशिका झिल्ली, उनकी कोशिका झिल्ली होती है, ये फोस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड की। सभी जीवों में डीएनए व आरएनए होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड हैं, वो एक जैसे ही बने होते हैं। उनमें वही आपकी पेंटोज शर्करा, वही आपके नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फेट समूह वही पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो प्रोटीन होते हैं ये भी क्या होते हैं? समान ही होते हैं। इनके प्रोटीन होते हैं वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यदि हम रासायनिक रूप से देखें, इसके अलावा यदि आप देखोगे, हमारे जो आनुवांशिक कोड होते हैं, जो आनुवांशिक कोड हैं, इनका अध्ययन करें तो एक आनुवांशिक कोड, चाहे से वो मनुष्य में हो, चाहे से वो कुत्ते में हो, चाहे से किसी अन्य छोटे जीव में हो, आनुवांशिक कोड होते हैं वो एक ही एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। जैसे एक कोड होता है AUG, जिसे हम प्रारंभन कोडोन भी कहते हैं, और यह कौन सा एमिनो अम्ल बनाता है? जिसका नाम होता है मिथियोनिन। कौन सा एमिनो अम्ल बनाता है? मिथियोनिन। अब देखो, AUG चाहे से मनुष्य में हो, AUG कोड चाहे से गाय में हो, AUG कोड चाहे से मछली में हो,
AUG कोड चाहे से कोई जीवाणु हो उसके अंदर हो, सभी के अंदर AUG कोड होता है, यह मिथियोनिन ही बनाता है। मतलब यह भी समानता है एक तरीके से। अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो सभी जीवों में समानता पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी ना सभी जीव चाहे से कितने ही साल पहले एक ही प्रकार की कोशिका से उत्पन्न हुए हैं, इनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। तो ये जो जैव रासायनिक समानता है यह भी किसको दर्शाती है? जैव विकास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? जैव विकास को दर्शाती है। क्यों भाई? सभी में रासायनिक रूप से समानता है, सभी में प्रोटीन वैसे ही बन रहे हैं, सभी का DNA RNA वैसे ही बना है, सभी के अंदर आनुवांशिक कोड वैसे ही हैं, सभी के अंदर एंजाइम वैसे ही कार्य करते हैं। इसका मतलब आज नहीं तो पहले, उससे पहले नहीं तो उससे पहले, और उससे पहले नहीं तो उससे पहले, करोड़ साल पहले या 2 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले इन जीवों का कोई ना कोई तो पूर्वज एक जैसा रहा होगा, क्योंकि सभी जीव उसी कोशिका से विकसित हुए हैं। तभी तो इनके अंतर्गत समानता है, तभी तो इनके अंतर्गत रासायनिक समानता है। तो यह भी किसको दर्शाता है? जैव विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने जैव विकास के संबंध में 4 प्रमाण देख लिए हैं, और उसके बाद में जैव विकास के संबंध में हम 5वां प्रमाण जो देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो देखेंगे, वो हम देखेंगे प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। क्या देखेंगे? प्राकृतिक और कृत्रिम वर्ण को हम देखने वाले हैं। तो आप आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। बाकी आप सबको हमारा ये वीडियो है, ये कैसा लगा है? क्या आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा। साथ साथ में आप कमेंट भी जरूर करें। और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।